तो दोस्तों, बुझी हुई आग भी जल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है। हो के उदास ना बदल अपने इरादे मेरे दोस्त, क्योंकि तेरे इरादों से दुनिया बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो दोस्तों, आप गुप्त काल का पार्ट 1 मेरे साथ कल देख चुके हो। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कि आपने कल मेरे साथ कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। 13 या 14 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हम इससे आगे करेंगे और लास्ट में जानेंगे कुछ फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 14 क्वेश्चन आप मेरे साथ देख चुके हो कि 319 ईस्वी से हमारा गुप्त संवत शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ, जो इलाहाबाद में हमारा स्तंभ है गुप्तों द्वारा, शिलालेख में किसकी उपलब्धियां। तो यानी जो यहाँ पे जो शिलालेख थे, यहाँ पे इलाहाबाद में जो भी हमारे गुप्तों द्वारा बनाए गए शिलालेख हैं, तो इसमें जो है किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो मेनली वर्णन किया जाता है वो है हमारा समुद्रगुप्त की विजयों का इसमें वर्णन किया जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के सिंधी विग्रह हरिसेन किसने की थी? हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ के लेख प्रारंभिक पंक्तियां, यानी जो ये स्तंभ लिखा है इसमें जो प्रारंभिक पंक्तियां पद्यमान तथा बाद की जो गद्यांक है, यानी जो पहले है इसका पहला पार्ट है वो क्या है? पद्यात्मक है। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? गद्यात्मक, यानी पहले पद्य फिर गद्य। ठीक है, यह संस्कृत की चंपू शैली। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शैली क्या होती है। द्रविड़ शैली, बहुत सारी शैलियाँ हैं, चंपू शैली। ठीक है, और लेकिन ये जो यहाँ पे ये स्तंभ है इस इलाहाबाद में, ठीक है, इसमें जो हमारी शैली का यूज किया गया है वो है हमारी चंपू शैली। ठीक है, और ये इसका जो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है वो इसी अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था। तो जो हमारा इलाहाबाद स्तंभ ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसने बनाया था? हरिसेन ने बनाया था। अभी देखा ना हमने दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो हरिसेन ने बनाया था। ये है कि दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन हमारा 4 टाइप से पूछता है, तो इसलिए आप उसको चारों टाइप से प्रिपेयर करो। हर तरह से हमको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे एक ये आता है कि फाहियान, जो हमारे फाहियान थे ये किसके शासनकाल में भारत आए थे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उस टाइम पे जो हमारे राजा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो फाहियान जो है हमारे भारत कब आए थे? 399 से लेके 414, यानी 15 साल भारत में रहे थे। ठीक है, इस समय उत्तर भारत, कहाँ का उत्तर भारत का? दक्षिण भारत में दोस्तों अलग सीन चल रहा है, लेकिन उत्तर भारत का जो हमारे राजा थे वो कौन थे? गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी। और हाँ, एक और बात की, जो सबसे प्रतापी राजा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड ही थे गुप्त काल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है। तो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से जो हमारी संबंधित है वो कौन सी है? मेघदूतम। तो मेघदूतम आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो कालिदास भी हमारे गुप्त कालीन ही थे, यानी उस समकालीन माना जाता है इनको गुप्तों के। तो कालिदास का मेघदूत शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इसके अन्य ग्रंथ जो इनके वो क्या कौन कौन से हैं? मालविकनी मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, और भी इनके बहुत सारे मेन रचनाएं हैं, और जो कि अब हम उनको ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, इनका जो काल था वो गुप्त काल माना जाता है, यानी ये गुप्तों के समकालीन माने जाते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। तो जो इस पंचतंत्र जो आपने सुनी होंगी, पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी ना बचपन में, तो ये वही कहानियों की बात हो रही। तो इसका जो संकलन किया था, यानी इनको जो इकट्ठा किया था वो किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। ठीक है, तो विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था इनका संकलन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मेघदूत के लेखक कौन है। तो मेघदूत की जो लेखक हैं वो कालिदास हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारत के शेक्सपियर। हाँ, एक और बात दोस्तों की, जो कालिदास है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे।
अब वैसे शेक्सपियर तो 1900-1800 के ज़माने के हो गए, लेकिन कालिदास हमारे बहुत पुराने हैं, लेकिन इनको अब हमने ये उपाधि दे रखी है, कौन किसकी, शेक्सपियर की। ठीक है, शेक्सपियर हमारे बहुत ही ज्ञानी इंसान थे, इसलिए इनको हम कालिदास भी हमारे बहुत ही ज्ञानी थे, इसलिए इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, कहाँ का, भारत का। इनकी प्रमुख कृतियाँ अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, और इन्होंने बहुत ज़्यादा दोस्तों, हम बता नहीं सकते कि इन्होंने कितनी सारी कृतियाँ लिखी हैं, ग्रंथ। अब तो ग्रंथ हो गए वो, उस टाइम पे इन्होंने जो रचनाएं की थी, अगर आपको इनकी थोड़ा स्टोरी पता होगी तो ऐसा कहते हैं कि ये पहले ही थोड़ा पागल टाइप में थे, या क्या कहते हैं हम उसको, चूँकि मतलब कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं पता होता था, ये उसी पेड़ में बैठ के उसी पेड़ को काटते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे थे पहले। तो फिर बाद में इनकी शादी होती है, वहाँ से दोस्तों ये इनका ज्ञान चक्र जो है वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 21वां। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो चिकित्सक देखते हैं दोस्तों, तो सुश्रुत हमारे चिकित्सक हैं, और चरक तो आपको पता ही है, ये तो हमारे बहुत ही विद्वान चिकित्सक थे। चार्वक, चार्वक दोस्तों हमारे एक चिकित्सक नहीं थे। और जो हमारा धन्वंतरी थे, ये तो हमारे चिकित्सक थे, ये हमारे गए भी थे हमारे किसी और के दरबार में इलाज करने के लिए उनके चेचक का। ठीक है, सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी, ये तीनों क्या थे, प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख, यानी बहुत ज़्यादा ये उस टाइम के मुख्य थे ये चिकित्सकों में। जो हमारा राजवैद्य वो होता है ना, वही थे ये। ठीक है, प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चावोक चिकित्सक नहीं थे, ये क्या थे, चावोक जो है हमारे भौतिकवादी थे, भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं, यानी ये भौतिक विज्ञान के एक वैज्ञानिक समझ लो उस टाइम के। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी दी थी भौतिक विज्ञान में, जो कि आगे चल के कुछ उनमें से सही भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? तो जो ये हमारे धन्वंतरी थे, इन्होंने जो अपना पहला जो परामर्श था वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में दिया था। ठीक है, धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। क्या थे ये? आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं, वो हैं कालिदास, बेताल भट्ट, बारामिहिर, और इसके बाद जो हमारे एक इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हमारे बरूरुचि और अमर सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, शंकु भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। और जो हमारे घटक पर थे वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो बारामिहिर कौन थे? तो जो हमारे बारामिहिर थे वो क्या थे, हमारे एक प्राचीन खगोलविद, यानी जो हमारे जिनको हम अभी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, तो वो कौन थे, हमारे बारामिहिर ही थे, हमारे उस टाइम के एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो पहले से एस्ट्रोलॉजर हमारे बारामिहिर थे, गुप्तकालीन। ठीक है, और बारामिहिर ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ हमारा लिखा है, वो क्या है, पंचशीलांदिता। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक और लिखा था, वो है हमारा बृहत संहिता। कौन? बृहत संहिता। और दूसरा कौन सा है? पंच सिद्धांतिका। जो हमारा पंच सिद्धांतिका एक बुक है, ग्रंथ है, ये हमारी इन्होंने लिखी थी बारामिहिर ने। ठीक है, और इनको नक्षत्र विद्या का भी ज्ञान था, वनस्पति शास्त्र का भी इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और इसके साथ जो प्रकृति इतिहास और भूगोल हम देखते हैं इसका भी इनको बहुत ज्ञान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ? तो अजंता की जो गुफाएं थी, आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारी गुप्तकालीन ही थी। ठीक है, तो जो अजंता की 16-17 गुफाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो अजंता की 16 और 17वीं गुफा है, इसके संबंध कहाँ से? हमारे गुप्त काल से है। 9वीं-10वीं गुफा के जो प्रथम चित्र प्रथम शताब्दी में जो है हमारा, मतलब कि जो हमारी 9वीं और 10वीं गुफा है, ये हमारी प्रथम शताब्दी में बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ से उस प्रथम शताब्दी के साक्ष्य मिलते हैं। पहली दूसरी जो गुफा है, इसकी जो चित्र हैं वो 7वीं ईसा पूर्व से मिलते हैं, सॉरी 7वीं शताब्दी से मिलते हैं। ठीक है, अजंता की जो गुफा है वो चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये क्या है, हमारे बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, यानी यहाँ पे आपको हिंदू धर्म भी मिलता है, बौद्ध धर्म भी, लेकिन मेन जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म मिलता है। यहाँ पे जैन धर्म भी है, लेकिन मेन यही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त राजवंश में कला एवं
स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त युग को हम क्या कहते हैं, इसके जो प्रवर्तक थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही गुप्त संवत, इनके द्वारा गुप्त संवत 319 में शुरू किया गया था, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण होने से रोका था। तो जो हुणों का आक्रमण हो रहा था दोस्तों भारत पे, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो हमारा किसने रोका था, स्कंदगुप्त ने रोका था। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या थे, राजकवि थे। गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोलविद, जो आर्यभट्ट भट्ट थे, आपने आर्यभट्ट का नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये हमारे क्या थे, गणितज्ञ थे। और ये कौन से टाइम के थे दोस्तों, तो ये थे हमारे खगोल विज्ञानी जो है हमारे गुप्त काल के थे, यानी गुप्त काल जो जिस टाइम पे चल रहा था उस टाइम पे हमारे खगोल विज्ञानी थे, खगोल विज्ञानी भी थे, और ये क्या थे, हमारे गणितज्ञ भी थे, आर्यभट्ट। ठीक है, अगला हम फैक्ट देखते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। और हमने देखा था कि संस्कृत में उन्होंने एक शैली में हमारा एक स्तंभ लिखा है इलाहाबाद का, याद है ना। शून्य की खोज जो है हमारी वो अज्ञात भारतीय ने की थी। तो अज्ञात भारतीय वो कौन थे, हमारे आर्यभट्ट थे, होंगे तो आर्यभट्ट ही, लेकिन इसको हमने अज्ञात बोला है। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। तो यानी जो अजंता है वहाँ पे जो चित्रकारी की जातक कथाएं हैं उनको क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। ठीक है, अजंता की जो चित्रकारी की विषय वस्तु है वो किससे ली गई है, बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से वहाँ पे जितनी भी विषय वस्तु हैं वो किससे हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होती है वीडियो समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।